हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांखला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोबाग फर्स्ट के अध्याय संख्या 17 जिनके लेखक का नाम है दुष्यंत कुमार। और जैसे ही हम दुष्यंत कुमार जी का नाम लेते हैं तो हमें गजल याद आती है, क्योंकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत गजल की शुरुआत करने वाले लेखक कौन माने जाते हैं? दुष्यंत कुमार जी माने जाते हैं। इनके द्वारा एक रचित रचना है जिसका नाम है साये में धूप, जो इस रचना के द्वारा इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लोक प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो वहीं से ये गज़ल लिया गया हमारे पाठ्य पुस्तक में भी। तो हम बच्चों इस सेशन में हम दुष्यंत कुमार जी के जीवन परिचय के साथ साथ जो जितनी भी गज़ल यहाँ यानी 7 गज़ल दी हुई है, उन 7 गज़लों का सारांश रूप में हम लोग पढ़ेंगे कि इन गज़लों में क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान से समझना बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग पढ़ लें फिर याद न हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि जितने समय मैं पढ़ाऊँ उसी समय आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे 100% हिंदी में नंबर चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? इस सेशन में हम लोग जीवन परिचय के साथ साथ जो गजल का सारांश है वह भी हम लोग देखेंगे, और जीवन परिचय किनका पढ़ने वाले हम? दुष्यंत कुमार जी का। क्योंकि यदि मैं बात करूं जीवन परिचय में तो 1933 में इनका जन्म होता है राजपुर नवादा गांव यूपी में, और 1975 में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गज़लों को पढ़ेंगे। जो गज़ल मूल रूप से जो गज़ल दी उनको एक एक शब्द का अर्थ के साथ हम उसका भावार्थ करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अभ्यास प्रश्नों से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न गज़ल से संबंधित उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह सब हमें पढ़ने को बच्चों कहाँ मिलता है? आरोबाग फर्स्ट पुस्तक का नाम है, तो ध्यान रखना कक्षा 11 पुस्तक का नाम आरोबाग फर्स्ट अध्याय संख्या 17 जिनके लेखक का नाम क्या है? दुष्यंत कुमार। तो जीवन परिचय हम लोग किनका पढ़ने वाले हैं? दुष्यंत कुमार जी का पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो जीवन परिचय हम बात करें तो जन्म कब होता है? 1933 राजपुर नवादा गांव यूपी में, और 75 में क्या हो जाता है? इनकी मृत्यु अर्थात निधन हो जाता है। जो मैं बता चुका हूं अभी कि सन 1933 ईस्वी में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता है? जन्म होता है, और 1975 ईस्वी में इन क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बात करें रचनाओं में भी पहले सबसे पहले काव्य रचनाओं की बात करें तो कौन सा है? सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत। यह जो रचना है इससे ये इनको सर्वाधिक लोक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और यहीं से जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो गज़लें दी हुई हैं, जो गज़ल हैं उनके बारे में भी जो जितनी भी गज़लें ये यहीं से ली गई हैं। किस रचना से? साये में धूप। तो कौन कौन सी रचना है? सूर्य का स्वागत, देखो कितना नाम भी देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत। जलते हुए वन का वसंत, साये में धूप, आवाज़ों के घेरे और सूर्य का स्वागत। नेक्स्ट बात करें गीति नाट्य की, तो एक कौन सा है? एक कंठ विस्पाई। क्या नाम है? एक कंठ विस्पाई। उपन्यास की बात करें छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, और फिर है दोहरी जिंदगी। देखो नाम, इन रचनाओं को याद करना। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि दुष्यंत कुमार जी के जीवन परिचय के साथ साथ उनके रचनाओं को लिखना है तो फिर हमें लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का आ जाए कि दुष्यंत कुमार जी की रचनाओं के बारे में बताइए, रचनाएं कौन कौन सी लिखी, तो आपको याद रखना है। जैसे नहीं याद हो तो ऐसे लिख लेना है, इस प्रकार से याद करते हुए। सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, साये में धूप, इस प्रकार से याद करना है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे ही एक कंठ विस्पाई इनका गीति नाट्य। उपन्यास की बात करें छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग साहित्य विशेषताओं की बात करें। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ, यानी कि हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान है? यदि पूछा जाए हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना योगदान कहाँ से आरंभ किया तो कहाँ से करते हैं? इलाहाबाद से। यानी कि ये रचनाएं लिखना कहाँ से प्रारंभ करते हैं? इलाहाबाद से प्रारंभ करते हैं। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े। यानी कि एक संस्था का नाम है
परिमल परिमल ठीक है, उसमें जितनी भी गोष्ठियाँ होती थी, संगोष्ठियाँ होती थी, उनमें सक्रिय रूप से ये भाग लेते और एक नए पत्र है उसके 7वें संपादन में ये जुड़े रहे। तो साहित्यिक जीवन का आरंभ कहाँ से होता है? इलाहाबाद से होता है। परिमल की गोष्ठियों में वो सक्रिय रूप से भाग लेते थे। नए पत्र के साथ भी वो अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया, यानी कि अपनी आजीविका चलाने के लिए आकाशवाणी में काम किया। फिर कुछ समय बाद मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी कार्य किया है। देखो, व्यक्ति जीने के लिए अपने पेट की आग, पेट की भूख को शांत करने के लिए व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य कर सकता है, लेकिन यहाँ तो इन्होंने जो भी कार्य किया एक संतुष्टिपूर्वक और एक समाज में मान सम्मान पाने के लिए करते हैं। तो ये काम भी ऐसा ही है। देखो, राजभाषा विभाग में कार्य करना, आकाशवाणी में कार्य करना, नए पत्ते जैसे पत्र के संपादक मंडल में कार्य करना, ठीक है। और बात करें परिमल संस्था, ये कितनी बड़ी संस्था थी जिनमें कवियों के बारे में विचार किया जाता, कवियों की रचनाओं को रखा जाता था, हिंदी संबंधित ग्रंथों को रखा जाता था। जो लेखक गरीब है या उसकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है तो उनको कार्य के लिए रखा वहाँ जाता था। तो इतनी अच्छी संस्था से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, यानी देखो 1933 में तो जन्म होता है और मृत्यु कब होती है? 1975। यदि हम बात करें यानी मात्र 42 उम्र में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो फिर भी उसके बाद देखो 42 ईयर्स में उन्होंने कितना कुछ लिखा, इतनी प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की इतने कम समय में, बहुत ही बड़ी बात है। किंतु इस छोटे से जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। बताया था ना मैंने, हिंदी साहित्य में गजल की शुरुआत करता, गजल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दुष्यंत को। वैसे तो वो कहते हैं ना कि अमीर खुसरो ने, निराला जी ने भी गजल लिखी, तो ऐसे तो बहुत सारे कवियों ने लिखी है, लेकिन जिन्होंने आरंभ किया हिंदी साहित्य विधा में या हिंदी साहित्य में या हिंदी साहित्य के योगदान के अंतर्गत या साहित्यिक में योगदान बात करें तो इन्होंने जो गजल का आरंभ किया है उसके प्रवर्तक किसका माना जाता है? दुष्यंत कुमार जी को ही माना जाता है। उनके कई शेर साहित्य एवं राजनीति जमावाड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। कहने का तात्पर्य, लोकोक्ति क्या होता है? ध्यान रखना, लोकधन उक्ति, लोकधन उक्ति, और उक्ति का अर्थ क्या होता है? कथन, और लोक यानी होता है संसार, यानी कि और ये पूरे कथन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये पूरे कथन माने जाते हैं। यानी जिस प्रकार से लोग लोकोक्ति के रूप में लोकोक्तियों का जैसे प्रयोग करते हैं, वैसे ही इनकी गजलों का, इनके शेरों का आज वर्तमान समय प्रयोग किया जाता है। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विस्पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित करती है। यानी एक कंठ विस्पाई क्या है? ये गीति नाट्य इनका क्या है? एक गीति नाट्य है जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित करती, यानी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। इनकी प्रशंसा इससे बहुत ही अत्यधिक हुई है। साहेब में धूप की तो हुई है, साथ में एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य की भी हुई है। अब देखते हैं गजल का सारांश। यहाँ जो गजल लिखी हुई है उन गजलों का सारांश देख लेते हैं। यहाँ दुष्यंत की जो गजल दी गई है वह उनके गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। यानी कि इनकी जो काव्य रचना है साये में धूप, आवाज़ों के घेरे, बताया था ना मैंने, याद है आप लोगों को स्टार्ट में जब काव्य रचनाओं की बात की, सबसे पहले मैंने काव्य रचनाओं की बात करी। सबसे पहली रचना का नाम क्या था? सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, फिर आया था साये में धूप। तो साये में धूप से ही ये गज़लें, जो 7 गज़लें ली हुई हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में, ये यहीं से ली हुई है। कहाँ से? साये में धूप से। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जैसे कि हम लोग कोई भी कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, तो अब
कहानी पढ़ते समय जैसे भारत माता लिखा जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने एक शीर्षक दे दिया भारत माता। ऐसे हम गज़लों का यहाँ शीर्षक नहीं दे सकते, क्योंकि गज़लों में शीर्षक देने का चलन नहीं है, प्रचलन नहीं है। ठीक है, आप क्या नाम देंगे? गज़लें तो अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग अपना भाव प्रकट करती हैं, तो आप एक शीर्षक नहीं दे सकते। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं, यानी कि सभी गज़लें अपने आप में स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, वो अपना अर्थ अलग अलग रखती हैं, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से ऐसी नहीं होती कि जुड़ी हुई हो, वो सब अलग अलग होती है, सभी का प्रत्येक का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती, यानी ऐसा नहीं है कि आप एक गज़ल पढ़ोगे तभी दूसरी गज़ल समझ में आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी गज़ल को उल्टा सुल्टा कहीं पर पढ़ सकते, यानी 7 गज़लें हैं। कितनी गज़लें हैं? 7 गज़लें हैं, यानी कि मान लो अब मैं इनको उल्टा सुल्टा पढ़ लूँ ऐसे इस प्रकार से, तो मैं पढ़ सकता हूँ, पहले 7वीं, फिर पहली, फिर 6ठी, ऐसे मैं पढ़ सकता हूँ। ऐसा एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, कर्म व्यवस्था जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, इसके बावजूद 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती हैं, यानी कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में जोड़ने की कार्य करती हैं, एक सेतु पुल का कार्य करती हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, दूसरा अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। यानी कि एक तो क्या है, ये 2 चीज़ें हैं, क्या? रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह। तुक क्या होता है? जिसे उर्दू में काफिया कहा जाता है। छंद में जैसे तुक मिलाया जाता है ना, जैसे लाए, खाए, पिए, सोए, इस प्रकार के लाए खाए समान हो गया, पिए, है ना, फिर ऐसे ही कोई और दूसरा खिए, गिए, इस प्रकार से गाए, जाए, ठीक है, इस प्रकार से यानी तुक मिलाया जाता है। ठीक है, तो एक तो रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह होता है, दूसरा अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह होता है। तो एक तो तुक के स्तर पर, रूप के स्तर पर तुक होता है, और दूसरा मिजाज, अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह होता है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर के दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। देखो कितनी अच्छी बात है। जैसा कि आप देखेंगे पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, यानी जो पहले शेर है, पहली जो गजल है, उनकी दोनों पंक्तियों में तुक मिलेगा, पहली और दूसरी में तुक मिलेगा, और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। और फिर प्रत्येक शेरों के अंतर्गत दूसरी पंक्ति में, प्रत्येक शेरों की या प्रत्येक गजलों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का प्रयोग किया जाता है, निर्वाह होता है। क्या कहा? पहला जो गजल है उसमें पहली और दूसरी पंक्ति में तुक मिलेगा, उसके बाद जो दूसरी पंक्ति का जो तुक है वह सभी शेरों में, सभी गजलों में हमें प्राप्त होगा। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, केंद्रीय भाव का होना जरूरी, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मन स्थिति में लिखी जान पड़ती है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि प्रत्येक गजल अलग अलग मुकम्मल स्वतंत्र तो होती है साथ में, लेकिन यहाँ जो केंद्रीय भाव तो नहीं है गजलों का, लेकिन यहाँ जितनी भी गजल दी उनकी एक खास मन स्थिति लिखी जान पड़ती है। कहने का तात्पर्य यहाँ जो वर्णन किया गया है वो एक शोषक और शोषित दो पर चलता है बात। यानी शोषक जो वर्ग है वह शोषितों का वर्ग, शोषित वर्ग का शोषण करके अपने को स्वयं खुश रखने का कोशिश करता है। यानी कि ऐसे लोगों, ऐसे राजनीतिक पार्टियों पर यहाँ व्यंग किया है लेखक ने, जो लोग एक दूसरे का शोषण करते हैं, जो शोषक वर्ग, उन पर कटाक्ष करने का बहुत ही एक पहना नुकीला, एक तेज तरार तीर हम कह सकते हैं। राजनीति और समाज में जो भी कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। यानी क्या है, राजनीति और समाज में जो भी कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव, यानी उसको खारिज करना। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि राजनीति समाज में जो भी गलत कार्य चल रहे हैं उनको बिल्कुल ही हटा देना, अपने समाज से बिल्कुल समाप्त कर देना। विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल केंद्रीय भाव, यानी कि हम इसे केवल विकल्प के तौर पर, जैसे कहते हैं 4 ऑप्शन आते हैं ना, कि या 2 ऑप्शन मान लो, वहां जाए, पढ़े या नहीं पढ़े, पढ़े या नहीं, यानी विकल्प के तौर पर हम उसे रख सकते हैं या समाप्ति कर सकते हैं। फिर इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। यानी किस प्रकार से एक जो साये में धूप है, यानी कहने का ही मतलब है, या वास्तव में एक बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छा काव्य है, बहुत अच्छी गजलें हैं इनकी,
तो उन्होंने कहा है एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। शब्द छवि देख लीजिए। शब्द छवि क्या होता है? कुछ प्रमुख शब्दार्थ हैं जिनको हमें देख करके जिनको हमें याद करना है, जिससे हमें याद हो जाएंगे तो हमें यह रचना बहुत गज़लें हैं बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। उससे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। तो जन्म कब होता है? अभी 1933 ईस्वी में। कहाँ होता है? कौन बताएगा जल्दी से मुझे? कहाँ होता है बताइए जल्दी से। राजपुर नवादा गांव में। किस राज्य में पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कब होती है? 1975 ईस्वी में। ठीक है। मात्र कितनी अल्पायु में, यानी 42 वर्ष के अल्पायु में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। फिर हमने बात की इनकी काव्य रचनाओं की। काव्य में हमने कुछ रचनाएं पढ़ी। कौन कौन से? आवाजों के घेरे, सूर्य का स्वागत, याद है क्या बच्चों? फिर है साये में धूप, ठीक है, एक कंठ विस्पाई। ये इनकी प्रमुख क्या है? रचनाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ जो गजलें दी हुई है वो कहाँ से लिया गया है? साये में धूप से लिया गया है। यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और यह जो एक कंठ विस्पाई यह इनका एक गीति नाट्य है। अब इसमें जितनी भी गजलें हमारे यहाँ दी हुई है उसमें क्या होता है? पहले और दूसरे गजल में क्या मिलता है? तुक मिलता है। और जो दूसरे गजल का जो तुक है वह सभी गजलों की दूसरी पंक्ति में या दूसरे गजल में प्राप्त होती है, निर्वाह होता है। ये हमें ध्यान में रखना होगा। वैसे तो कवि ने कहा है कि गजल का कोई शीर्षक देना जरूरी नहीं है, क्योंकि गजल का कोई शीर्षक क्योंकि अपने आप मुकम्मल एवं स्वतंत्र होती है ये। अब मुकम्मल एवं स्वतंत्र होती हैं तो लेकिन यहाँ फिर भी एक मन स्थिति का पता चलता है हमें, जो किसके ऊपर है? एक राजनीति या समाज के ऊपर। वैसे तो कवि ने कहा है कि हमें राजनीति और समाज को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई जो खराब वस्तु होती है ना उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से। तो फिर कवि ने कहा है कि हम इसे विकल्प के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, ये तो कुछ समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन आपको ये सब तो याद करना ही पड़ेगा। देखो शब्दार्थ देख लीजिए। मैसर क्या होता है? उपलब्ध। मैसर क्या होता है? उपलब्ध। दरखत, दरखत पेड़ होता है ना, पेड़ या वृक्ष। यदि आप लोगों से वृक्ष का संधि विच्छेद पूछा जाए तो क्या होगा बच्चों? उदनऋक्ष। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा, यहां हम कह सकते हैं ऊ से क्या बनता है? वह बनता है, और आधे वह में री ऋषि जैसे ही जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? और क्षय का क्षय हो जाएगा, तो वृक्ष। तो कौन संधि हो जाएगी यहाँ पर? हमारी यण संधि हो जाएगी। मुतमईन, मुतमईन क्या होता है? इत्मीनान से। क्या होता है? इत्मीनान से या आश्वस्त। बेकरार, बेकरार क्या होता है? बेचैन या आतुर। तो समझ में आया? मैसर उपलब्ध होता है, दरखत पेड़ होता है, मुतमईन होता है इत्मीनान से आश्वस्त, बेकरार होता है बेचैन या आतुर होना। ऐसे निजाम, राज या शासन। निजाम क्या होता है? राज करना या शासन करना। ठीक है। एहतियात, एहतियात क्या होता है? सावधानी। एहतियात क्या होता है? सावधानी। बहर, बहर होता है एक छंद। क्या होता है? बहर, छंद। असर, असर का अर्थ होता है प्रभाव। तो बताइए जल्दी समझ में आया है नहीं आया? निजाम, राज या शासन, एहतियात, सावधानी, बहर, छंद, असर, प्रभाव। समझ में आ गया होगा? तो बताइए जल्दी से कब होता है इनका जन्म? कौन कौन सी रचना इन्होंने लिखी? एक बार दिमाग में घुमा दो 2 मिनट के अंतर्गत। तो बताइए कहाँ होता है? 1933-75 में मृत्यु हो जाती है। राजपुर नवादा गांव में जन्म हो जाता है इनका, यूपी में। फिर रचना इनकी लिखी दोगे, बहुत बार मैं रिपीट करवा चुका हूँ। यहाँ जो गजलें दी हुई है वो कहाँ से ली गई? साये में धूप से ली गई। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारे दुष्यंत कुमार जी के जीवन परिचय के साथ साथ जो गजलें यहाँ दी उन गजलों का सारांश, जिसमें मैंने बताया भी आप लोगों को यहाँ सामाजिक, राजनीति और समाज के ऊपर कटाक्ष किया गया है। वैसे तो कहा गया है कि वैसे तो गजलों का कोई केंद्रीय मूल भाव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ एक मन स्थिति का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।